बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि आज मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं और हर दिन मैं आपको 10-10 रुपए देते जाऊंगा, तो 5वां दिन आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो देखो, इसका आंसर आपको नहीं लगता कि आप ये बोलने वाले हो कि 10 रुपए अगेन 10 रुपए और अगेन 10 रुपए, और इस तरीके से आप कितनी बार लिखोगे? यहां पे 5 बार। 5 दिन में 5 बार 10 रुपए लिखा है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आप बोलना चाहते हो कि टोटल इज इक्वल टू 10 × 5 होगा? और अगर मैं आपको यह बोलूं कि 10 रुपए मैं रोज दूंगा x दिन तक, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 10 × x। क्या यह बात आपको समझ में आई है? यही है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का एक छोटा सा क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन। बच्चों, तो आपने ना आज तक बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन देखे हैं प्रीवियस क्लासेज में भी, तो मुझे एक्सप्रेशन को बताने की बहुत जरूरत नहीं है। जैसे मैं मान लो यहां पे एक लिखना हूं कि एक्सप्रेशन को कि 10x + y, तो ये क्या होता है? ये एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जैसे मैं एक और लिखता हूं कि लाइक 10x² + 10x + 5, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। और इन सब के बारे में ना आप क्लास 6, 7, 8 सब में आपने थोड़ा थोड़ा देखा है। तो अब यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन का एक बहुत ही स्पेशल रूप। तो ये जो स्पेशल रूप मैं बोल रहा हूं ना आपको, स्पेशल फॉर्म, कौन है ये? ये है लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये जो एक्सप्रेशन मैं आपको बोल रहा था, ये एक्सप्रेशन होता क्या है? तो ये एक पॉलिनोमियल होता है। जैसे ये भी एक क्या है? पॉलिनोमियल। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसी क्या खास बात है? तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होती है ना कि डिग्री जो है वो होती है 1। अब ये डिग्री क्या होती है? ये एक नया सवाल। तो डिग्री के बारे में जानने के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, एक पॉलिनोमियल लिखा है, जैसे मान लो मैंने लिखा है 10x² + 5x + 2। इसमें आप देखो वेरिएबल कौन है? ये जो वैरी हो जाता है, मतलब x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो जो x की वैल्यू है ये क्या है? वैरी करने वाली है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। और वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल के ऊपर होती है ना, इसी को क्या बोला जाता है? डिग्री। तो इसमें दो बातें थी कि देखो, अगर हाईएस्ट पावर मत चेक कर लेना, केवल आपको यह भी देखना है कि भाई वेरिएबल होना चाहिए वो। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा है कि 10 पे पावर 20 x² + 5, तो यहां पे ये मत चेक कर लेना कि सर हाईएस्ट पावर तो 20 है। अरे हाईएस्ट पावर किसके ऊपर? वेरिएबल के ऊपर। तो यहां पे वेरिएबल तो x है और x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो यहां पे डिग्री क्या हो जाती है ना? डिग्री यहां पे हो जाती है 2। लेकिन जो लीनियर पॉलिनोमियल जिसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम पूरा का पूरा टाइम इसी को देंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? डिग्री यहां पे कितनी होती है? 1। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल का एलपी लिख देता हूं। तो ये हो गया x + 5, ठीक है, कुछ भी। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3x + 2। तो यहां पे देख रहे हो, हर बार x के ऊपर पावर नहीं दिख रहा है ना आपको, तो ये जो नहीं दिखने वाला पावर है ना, इसी को तो 1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोग अब इस चैप्टर में आगे बढ़े, मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या समझ में आने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को और एक्सप्लेन करेंगे, कैसे फॉर्म करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। फिर कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे, जैसे कोएफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, इन सब पे बात करेंगे। और लास्ट में ना हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो कि पहला एक्सरसाइज होगा। और फिर यहां पे इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये पहला एक्सरसाइज अगर मिस हो गया ना, तो आपको फिर ये बेसिक टर्म्स नहीं समझ में आएंगे और पूरे चैप्टर में ना आप यही ढूंढते रह जाओगे कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं, डिग्री क्या होती है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट जो एग्जांपल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कलरफुल सा पेन बने हुए हैं, पेंसिल्स बने हुए हैं। तो आप देखो, यहां पे हम लोग ना पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। क्या बोलता है कि राजू जो है ना एक दुकान में जाता है और वहां पे दो डिफरेंट कलर के हमारे पास स्केल्स हैं, एक पेन है, ठीक है, और यहां पे एक पेंसिल का बॉक्स है। पेन कितने हैं इस बॉक्स में? इस बॉक्स में है 4 पेन्स,
ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 4 पेन्स। और पेंसिल जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये कितने हैं, 5 पेंसिल्स। ओके, और क्या बोलता है कि मान लो कि राजू ने ये X बॉक्स खरीदा है और ये कितने बॉक्स खरीदा है, Y, और 3 उसको एक्स्ट्रा भी मिला है। ठीक है, एक्स्ट्रा पेन भी मिला है, ये रहा। तो चलो देखते हैं तो कितना हो जाएगा। देखो पेन्स कितने हो जाएंगे टोटल। अगर तुम 4 पेन का एक पैकेट खरीदते ना तो 4 इंटू 1 लिखते, 4 पेन वाले 2 पैकेट खरीदते तो 4 इंटू 2 लिखते। लेकिन अगर 4 पेन वाले अगर तुमने X पैकेट खरीदा है तो ये कितना हो जाएगा, 4X। अब बताओ पेंसिल कितने हो जाएंगे। पेंसिल में भी वही बात दोहरा देता हूं कि देखो अगर एक बॉक्स मैंने खरीदा होता, एक बॉक्स में 5 पेंसिल, तो 2 बॉक्स में 10 पेंसिल। क्या किया तुमने, 5 इंटू 2 किया। तो यहां पे अगर मान लो मैंने Y बॉक्स खरीदे हैं तो 5 इंटू Y होना चाहिए। और एक्स्ट्रा कितना लिया आपने, एक्स्ट्रा आपको मिल गया 3 पेन्स मिले हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि हाउ मेनी पेन पेंसिल डिड ही गेट ऑल टुगेदर। तो हम क्या बोलेंगे ना कि टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4X प्लस 5Y और 3 जो एक्स्ट्रा था यही है। तो आपको क्या लगता है ये एक पॉलिनोमियल बना कि नहीं। और अगर ये पॉलिनोमियल बना है तो इस वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है। अच्छा देखो पावर नहीं दिख रहा है ना, तो ये 1 1 होता है। लिख मत देना, मैं आपको लिख के बता रहा हूं खाली। तो यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हालांकि आपसे पूछा नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि डिग्री कितनी हो जाएगी। तो डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। चलो अब एनसीईआरटी का ही ना एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। यहां देखो एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा सवाल है ना, इसको देखते हैं। अब देखो क्या बोला हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई L है, चौड़ाई जो है वो W है, विड्थ जो है, और बोलता है कि लंबाई वाइज, लेंथ वाइज जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है ना वो 100 रुपए पर मीटर है। मतलब लेंथ के अलोंग अगर आप देखोगे ना तो कॉस्टिंग कितनी है, 100 रुपए पर मीटर। ठीक है, और ब्रेथ में क्या बनाना है ना, जहां पे विड्थ है तो विड्थ के हिसाब से क्या करनी है, तो 80 रुपए पर मीटर लगेगा, 80 रुपए पर मीटर। ठीक है, 80 रुपीज पर मीटर लगेगा। तो और ना 50 रुपए लगेंगे पर स्क्वायर फीट गार्डन में सीड्स को छींटने में, सीड्स को बिछाने में। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सीड्स के लिए क्या लगेंगे, स्पीड लिख दिया मैंने यार, सीड्स के लिए क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर। ये है अपना रेट। अब इस हिसाब से ना हमको टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो पहले मुझे बताओ कि लेंथ, ये जो गार्डन दिख रहा है आपको, ये डायग्राम देखो ना, बढ़िया बादल दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये गार्डन है। तो गार्डन में 2 लेंथ वाले लगेंगे, लेंथ इधर साइड में फेंसिंग करना पड़ेगा इधर और यहां पे भी। तो देखो हम क्या बोलेंगे ना कि 2L हो जाएगी पूरी लंबाई, और 2L को क्या करोगे, 2L से आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉस्ट निकाल रहा हूं भाई, कॉस्ट किसका, 2L के अलोंग कितना आ जाएगा, 2L इंटू 100, मतलब ये हो जाएगा 200L। अब है कॉस्ट मेरे को विड्थ के हिसाब से निकालना, मतलब 2W के हिसाब से निकालनी है। तो ब्रेथ को हम लोग क्या बोले थे, मतलब विड्थ को ही ब्रेथ बोला जाता है। तो 2 बार ब्रेथ भी लगेगा, समझ रहे हो, ये वाला देखो, ये एक W हो गया और ये भी एक W हो गया, तब ना 4 साइड बनेंगे। तो यहां पे क्या हो गया 2W, और रेट कितना है भाई W के वाला हिसाब से 80 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा 180 रुपए। ठीक है, यहां पे ओहो 180 160 W। ठीक है, ये रुपया में आ गया, ये भी रुपया में आ गया। अब देखो सीड्स जो बोला है ना वो पूरे एरिया में छींटना है, तो पहले तो हमको भाई एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होता है देखो, तो अगर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें लंबाई और चौड़ाई को L और W बोला हुआ है, तो एरिया क्या होता है LB है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को तो W लिखे, तो ये हो गया एरिया। लेकिन कॉस्ट कैसे मिलेगा, तो हम बोलेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 50 रुपए। ठीक है, पूरे एरिया में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब क्या होगा, ये सब पैसे मिल गए। अब यहां पे कॉस्ट कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट। ठीक है, T कॉस्ट लिख देता हूं मैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हो गया 200L प्लस 160W और प्लस 50LW। क्या आप मेरे साथ बने हुए थे पूरे क्वेश्चन करते समय? ध्यान से देखना यार, ध्यान से नहीं देखोगे ना तो लगेगा कि यार क्या पता क्या क्या लिखते जा रहे हो। और सीखना है ना तो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हर चीज ना बड़ा ध्यान से देखते जाओ। ये रहा। तो क्या ये टोटल कॉस्ट निकालने में आपको दिक्कत आई कि आसान लगा? मेरे को कमेंट करके लिखना कि सर आप कैसे समझा रहे हो आप, तो आपको मतलब आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, और अगर कोई सजेशन भी होना यार तो मेरे को जरूर देना,
कि सर आप स्लो चलो और चीजें लिखो, कलर्स यूज करो, लाइक कुछ भी अगर आपको लगता है ना तो डेफिनेटली मुझे करना, लाइक मुझे आपके सजेशन से ही आइडिया मिलता है कि आप लोग को क्या पसंद आ रहा है। अब देखो, जब आप टोटल कॉस्ट निकाल चुके हो ना, तब आपसे कुछ चीजें पूछा हुआ है जो कि इसके अंदर आता है कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट, मतलब सोचो और तुम रिएक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो, आंसर करो। तो क्या बोलता है कि कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, ये जो हम लोग टोटल कॉस्ट निकाले हैं, क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि टर्म्स कितने हैं? तो देखो मेरे पास तो दिख रहा है कि देखो प्लस और माइनस से ना टर्म्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म हो गया, मैं T1 बोल देता हूं इसको। ये भी एक टर्म है, इसको हम T2 बोल देते हैं। और ये भी एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, T3, ठीक है। तो 3 टर्म्स यहां पे आ गए। तो उन्होंने पूछा था कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो हमने बोल दिया हाँ जी, आइडेंटिफाई कर भी लिया हमने। बोलता है कि क्या आप यहां पे वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो? यस। तो वेरिएबल्स कौन कौन हो जाएंगे, देखो तो L और W, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। और क्या पूछता है, बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो इसके कोएफिशिएंट्स बता सकते हो क्या? जैसे देखो 3 टर्म्स है ना, तो तीनों टर्म्स में देखो कि वेरिएबल के अलावा, ठीक है, यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है? तो यहां पे लिखा हुआ है 200, दिख रहा है, L के साथ 200, फिर W के साथ क्या लिखा हुआ है, 160, साइन के साथ बात करनी होती है ना। लेकिन प्लस है तो मैं नहीं लिख रहा हूं, माइनस होता तो लिख भी देता, क्योंकि नहीं लिखा मैंने तो ऑब्वियसली ये क्या है, प्लस है। यहां पे बताओ लास्ट वाला क्या आ गया, 50। तो कोएफिशिएंट्स कैसे मिलते हैं? जब आप वेरिएबल्स के साथ, उस टर्म में वेरिएबल के साथ जो चीज चिपका हुआ है, जो कांस्टेंट चिपका हुआ है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट, ठीक है। ओके, अब ना इसमें सेकेंड पार्ट भी पूछता है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1। अब देखो एग्जाम्पल 1 में याद है एक कांस्टेंट आया करता था, चलो मैं तुमको दिखाता हूं। एग्जाम्पल 1 में यहां पे याद है एक कांस्टेंट हुआ करता था, ये देखो ये, ठीक है। लेकिन इस एग्जाम्पल, ये वाले एग्जाम्पल में कहीं पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म समझते हो ना क्या होता है, कि एक ऐसा टर्म, ठीक है, एक ऐसा टर्म जिसमें वेरिएबल ही ना हो। इसमें तो तीनों टर्म में वेरिएबल तो है, देखो L है, W है, LW है। तो हम क्या बोलेंगे कि कैसे ये डिफरेंट है, तो बोलेंगे कि इन एग्जाम्पल 2 देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, नो कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब ये सारे जो बेसिक टर्म जो मैंने यूज कर लिया ना पहले, इसको अब डिफाइन भी करेंगे वहां पे, ठीक है। तो यहां तक क्या आपको बात समझ में आ गई है? चलो ठीक है, तो लिखते हुए चलना, ठीक है, कि कैसे कैसे मैं सोच रहा हूं, तुम भी कैसे लिख सकते हो। नोटबुक में नहीं लिखा ना यार, तो ऐसा फील होता है कि पता नहीं क्या पढ़े, क्या कहानी सुनाए, और आप ना कहानी के हिसाब से जज कर रहे होते हो कि सर कहानी तो बढ़िया नहीं लग रहा है ना। तो लिखते हुए चलना, लिखते चलोगे तो लगेगा कि हाँ अब सही है, मैंने कुछ पढ़ा, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में मैंने कुछ रिफ्लेक्ट किया, ये सारी चीजें। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है ना, कि एक वायर है जो 20 सेंटीमीटर का है और उसको बेंड करके ना हमको रेक्टेंगल्स बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे ना एक फर्स्ट वाला डायग्राम को देखना, यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं कि ये पूरा जो वायर है, ये जो पूरा वायर है ना, यहाँ ए से घूम के जो ऐसे रेक्टेंगल बना दिया है पूरा वायर, ये 20 सेंटीमीटर का है। तो बोलता है कि भैया लेंथ आप ना पहले 7 ले लो और ये 3 ले लो, दिख रहा है आपको। तो ये 7 होगा, ये 3 होगा, तो ये भी क्या होगा 7, और ये भी क्या होगा 3। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 3 3 6 7 7 14, 14 और 6 मिलकर कितना 20। तो हो गया ना ये सही। अच्छा, बोलता है एक और डायग्राम आप बना लो जिसमें कि ना लेंथ आप लेना 5.5 और विथ जो है ना वो ले लेना 4.4। तो देखो ये 4.5, सॉरी, अगर ये 4.5 होगा तो ये भी 4.5 होगा और ये भी 5.5 होगा। तो ऐसा जोड़ोगे ना तो ये भी कितना आ जाएगा 20। बोलता है क्या आप ऐसा कुछ और भी बना सकते हो? तो एक चीज तुमने गौर किया, जब भी ये सेलेक्ट कर रहे थे, दो एग्जाम्पल जो आपको बताया जिसमें 7 और 3 बोला, उसमें हर बार क्या किया ना, 20 को पहले आधा कर दिया, मतलब 10 हो गया। और 10 बनाने के लिए दो कोई भी जोड़ी ले लो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, 10 बनाने के लिए 6 और 4 ले लो, तो भी देखना ये क्या हो जाएगा, ये पूरा रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर का होगा। ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 6 और 4 10, 6 और 4 10 हो गए कि नहीं 20। तो बोलता है ऐसे तो बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं, क्या आप इन सब में एरिया निकाल सकते हो सबका? तो चलो एरिया निकालते हैं। मैं रेड पेन से लिख देता हूं कि इसका एरिया कितना हो जाएगा, बताओ तो। यहां देखो, तो इसका एरिया जो हो जाएगा ना, फर्स्ट वाले का एरिया, ये हो जाएगा 7 3 जा 21। पता है ना, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का। तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो तो इसमें हो जाएगा 5.5 इंटू 4.5।
इसमें कितना हो जाएगा, इसमें एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 × 4 मतलब 24। ये भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, एरिया जो 2 हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके लिखा हुआ है। अब यहां पे अगर मान लो मैंने एक रेक्टेंगल और ले लिया, ठीक है, एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं ऐसे, और इसमें लेंथ को मैंने मान लो L ले लिया और ब्रेथ को B ले लिया, ठीक है, तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? तो हम बोलेंगे एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा L × B। लेकिन अगर पैरीमीटर की बात करो तो पैरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L + B। याद है ना, रेक्टेंगल का पैरीमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ L + B। अब क्या बोलता है हम लोग को कि कैन यू आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले तो बोलता है कि देखो कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल्स। हाँ जी, हमने बना तो लिया है एक्सप्रेशन, तो क्या आप इसमें क्या निकाल सकते हो? बोलता है कि अब एरिया का एक्सप्रेशन तो देखो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ था। अब हमको क्या बोलता है ना कि क्या आप इसमें टर्म्स निकाल सकते हो? तो देखो एरिया जो लिखे हो ना आप, एरिया इज इक्वल टू LB, इसमें तो एक ही टर्म है ना, तो क्या बोलेंगे, वन टर्म। तो यहां पे क्या हो गया, टर्म कौन सा हो गया, हम बोलेंगे LB। यहां पे वेरिएबल कौन है, वेरिएबल भी L और B ही है। कोएफिशिएंट तो कुछ नहीं दिख रहा है यार, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 × लिख सकते हो ना, 1 × LB। तो कोएफिशिएंट जब नहीं दिखे ना कुछ, तो वहां पे क्या लिख देना, 1 लिख देना। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्या बोला मैंने, कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो क्या लिख देना, 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ होता है। फिर क्या बोलता है कि कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलर और डिफरेंट, कैन यू पॉइंट आउट एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड इन 1 और 3। 1 और 3 में कोई आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो बोले हाँ जी, डिफरेंस तो यही समझ में आ रही है। याद है हम लोग डिस्कस किए थे कि इसमें ना कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो लिख देते हैं कि एग्जाम्पल 1 में क्या था, कांस्टेंट टर्म था, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 में नो कांस्टेंट टर्म, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है ना। अगर मान लो यहाँ पे जैसे अगर कुछ होता और लिखे देते 20, तो ये कहा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता, बट यहाँ पे तो नहीं है ऐसा कुछ, तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 में कांस्टेंट टर्म था, है ना, तो यही यहाँ पे डिफरेंस है। क्या कोई सिमिलरिटी है? यस, सिमिलरिटी है कि वहां पे भी कुछ ना कुछ वेरिएबल्स थे, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स हैं वहां पे सॉरी, वेरिएबल्स हैं वहां पे, बट कांस्टेंट टर्म थर्ड वाले एग्जांपल में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सारे अपने एग्जांपल्स। अब कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं और उसके बाद ना स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना एक्सरसाइज। अब देखो ये जो हमारा अगला टॉपिक है ना, ये है कि कंडीशन फॉर अ पॉलिनोमियल। भाई कुछ कंडीशन होने चाहिए पॉलिनोमियल होने के, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जानते हो कंडीशन क्या है, कि पावर ऑन द वेरिएबल should be पॉजिटिव होल नंबर। अगर पावर वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव होल नंबर नहीं रहा ना, तो हम क्या बोलते हैं, उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, बताओ। x² + 10x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि x पे पावर देखो 2 है, यहां पे x पे पावर 1 है, यहां पे तो x है ही नहीं, है ना, तो x नहीं है चलता है, बट x के ऊपर कभी भी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। अगला मैं ले लेता हूं कि देखो 3 पे पावर 2/3, x पे पावर 5 + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? देखो पावर फ्रैक्शन में भी है, और क्या बोला था कि पॉजिटिव होल नंबर। बट रुको थोड़ा, वेरिएबल के ऊपर खाली चेक करो, कांस्टेंट के ऊपर नहीं। तो वेरिएबल के ऊपर पावर कितना है, 5 इज ए पॉजिटिव होल नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? देखो कांस्टेंट के ऊपर मत चेक करो, कांस्टेंट के ऊपर कुछ भी रहे। ठीक है, यहां बताओ कि अगर मैं लिख रहा हूं कि 3x पे पावर 5/2 + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो। क्यों? क्योंकि ये तो वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन में पावर आ रहा है, हम तो बोलते होल नंबर होना चाहिए। एक और बता, 3/x² + 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या कंडीशन था? पॉजिटिव होल नंबर पावर होना चाहिए। ये पॉजिटिव भी है, होल नंबर भी है, तो ये तो लग रहा है कि होना चाहिए, है ना। तो इसको क्या करोगे, टिक मार्क। कंफ्यूजन लग रहा है ना।
अरे भाई ये नहीं होगा, यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिखोगे, 3x पे पावर -2 प्लस 2। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए वेरिएबल्स नीचे नहीं होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए। तो तुमको कुछ कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। तो जैसे अगर तुम नीचे लिखा हुआ था ना, इसको ऊपर लाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है पावर। उल्टा मतलब समझ लो ना, अगर निगेटिव रहा नीचे में तो ऊपर आके पॉजिटिव, पॉजिटिव रहा नीचे में तो ऊपर आके निगेटिव। अब चेक करो कि क्या वेरिएबल के ऊपर होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर है पावर, तो आंसर है नहीं। तो ये क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पे क्रॉस कर दिया था। और भी देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि 3x + 2/3, ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है ना। x के ऊपर पावर चेक करो, ये तो 1 है। अच्छा देखो, तो ये 2 जो है ये पॉलिनोमियल है, हाँ, क्योंकि 2 जो है, 2 के साथ जो वेरिएबल है मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x पे पावर 0। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं, 2x पे पावर 0। अरे x पे पावर 0 1 ही होता है ना, मैं इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूं। देखो तुम बोले थे ना कि 2 को मैं ऐसे लिखूंगा, कोई दिक्कत, 2 है तो 2 × 1 लिख सकते हो, 1 को मतलब x पे पावर 0 लिख सकते हो। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री पता है कितनी होती है, डिग्री होती है 0। ठीक है, डिग्री के बारे में बात करेंगे, पहले आपको ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल किसको बोल सकते हैं, किसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। अब देखो टर्म्स क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया 3x² + 2x + 5। तो इसमें टर्म्स कितने हैं, तो देखो प्लस और माइनस से जहां जहां अलग हो रहा है ना चीजें, उसको टर्म्स बोलते हैं। देखो ये रहा टर्म, ये टर्म 1, ये वाला क्या हो गया, टर्म 2, और यहां पे कितने हो गए, टर्म 3। ठीक है, अच्छा अगर मान लो ऐसा कोई लिख दिया कि 3 × p² + 5, यहां पे कितने टर्म होंगे। गलती से भी ना ये मत लिख देना कि ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, नहीं, ऐसा नहीं होगा। टर्म्स कितने होंगे देखो ध्यान से, अगर मैंने लिखा है ना 3 × p² + 5, तो मैंने क्या बोला था कि प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होते हैं, मतलब ये एक टर्म हो गया, मल्टीप्लीकेशन से नहीं, मल्टीप्लीकेशन से अलग अलग नहीं होता। ठीक है, तो ये एक टर्म 1 हो गया और ये एक टर्म 2 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है, तो और जब भी तुम टर्म के बारे में बात करोगे ना, तो उसके साइन को मत भूलना। जैसे मैं मान लो यहां पे अगला एग्जांपल ले लेता हूं कि 3p² + 7x - 2। तो यहां पे टर्म्स कितने हैं देखो, तो टर्म मेरे पास है 3p², ठीक है, एक क्या हो गया 7x, और एक क्या हो गया -2। तो ये माइनस को मत भूलना, ठीक है, ये गलती हो जाती है बच्चों से। ठीक है, जल्दीबाजी में या जो भी बोलो, कॉन्सेप्ट खराब है नहीं है तो कॉन्सेप्ट अगर अच्छा नहीं है ना, तो ये साइन वाली बात भूलना बहुत लाजमी है, होता है ऐसा। ठीक है, तो टर्म समझ में आ गया। अब एक और चीज समझो कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब देखो अगर हमने एक पॉलिनोमियल लिख लिया, जैसे मान लो यहां पे फिर से लिख रहा हूं मैं कि 3x² + 5x + 7, तो इसमें वेरिएबल कौन है, देखो यहां पे ये वेरिएबल है, ये जो लिखा हुआ है ना लेटर नंबर, ये लेटर्स में लिखा हुआ है ना, इसी को तो वेरिएबल बोलते हैं। तो यहां पे वेरिएबल कौन है, x है, यहां भी वेरिएबल क्या है, x ही है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 3p² + 2, इसमें वेरिएबल कौन है, p। तो ये लेटर जो लिखा हुआ रहता है ना नंबर्स के साथ, है ना, तो लेटर नंबर बोलते हैं इसको, लेटर नंबर को अच्छे टर्म में बोलते हैं वेरिएबल्स। तो क्या ये वेरिएबल्स आपको समझ में आ गया क्या होता है, जो वेरी कर सकता है, जिसकी वैल्यू बदल सकती है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, देखो कि 3x² + 7x + 5। तो यहां पे x टर्म्स को देखो, पहले ये टर्म दिख रहा है आपको, इस टर्म में वेरिएबल कौन है, ये वाला हिस्सा, x² वाला हिस्सा। तो यहां पे वेरिएबल के अलावा उस टर्म में कौन है, 3 है। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे कोएफिशिएंट कितना है, 3। किसका कोएफिशिएंट, x² का। यहां पे देखो अगला टर्म क्या है, 7x। 7x के अंदर कोएफिशिएंट कितना है, x का, तो ये हो जाएगा +7। और यहां पे ये तो कांस्टेंट टर्म ही है, तो यही खुद क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म में ज्यादा चिंता ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल तो है नहीं, तो वही क्या बन जाता है, वही बन जाता है अपना कोएफिशिएंट। क्या ये बात समझ में आ गई। अब कोएफिशिएंट कोई एक और ले लेता हूं, मान लो जैसे यहां पे लिखा है मैंने 3x पे पावर 10 + 7x² + 5x + 2। यहां पे कितने टर्म है बताओ, 1 2 3 4, 4 टर्म है। तो कोएफिशिएंट्स भी क्या लिखने चाहिए मेरे को, 4 4। तो x पे पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना है, 3। x² का कोएफिशिएंट कितना है, 7, +7 भी बोल सकते थे। x का कोएफिशिएंट कितना है, +5, मतलब 5। और एक और है, मतलब x पे पावर 0, समझ लो ना, अगर इसके साथ कुछ नहीं लिखा है ना, तो x पे पावर तुम 0 लिख सकते हो।
तो x पे पावर 0 का कोएफिशिएंट कितना है 2, एंड 2 क्या है कांस्टेंट टर्म है। अब यही चीज ना अगले टॉपिक में भी मेरे को बात करनी थी कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है। जैसे मैं फिर से एक इक्वेशन लिख रहा हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 5, यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है, ये वाला, ये कांस्टेंट टर्म है जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल ही ना हो, जैसे यहां पे लिख दिया 2, 2 भी क्या एक पॉलिनोमियल है जिसमें कांस्टेंट टर्म कितना है 2, खुद 2 ही है। ठीक है, जैसे और लिखूं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो 7 क्या है यहां पे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म समझ में आ गया आपको। ओके, साइन को भूलना मत, यहां पे हर जगह प्लस है इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूं और बोल भी नहीं रहा हूं प्लस के बारे में, लेकिन अगर माइनस होता तो माइनस बोलना पड़ता। तो यहां पे ये सारे जो हमारे पास छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे ना, ये सब समझ में आ चुका है। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब देखो पॉलिनोमियल जो होता है ना, वो दो टाइप से आप कैटेगराइज कर सकते हो। एक तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अगर डिग्री समझ में आ गया ना आपको, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, तो अगर मान लो मैंने यहां पे लिखा है एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहां पे डिग्री कितनी है बताओ, डिग्री तो यहां पे 2 है। तो जब भी डिग्री 2 होती है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर मान लो यहां पे 10x प्लस 2 होता है ना, तो यहां पे डिग्री कितनी होती है, डिग्री यहां पे 1 होती है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अच्छा अगर डिग्री यहां पे 0 होती, जैसे मान लो खाली 2 लिखा मैंने, तो डिग्री यहां पे क्या होगी 0, तो हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट। ओके, अगर मान लो यहां पे मैं लिख दूं कि 10x क्यूब प्लस 5x प्लस 2, तो यहां पे डिग्री कितनी है, देखो डिग्री यहां पे 3 है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर तो 3 है, तो हम इसको क्या बोलते हैं क्यूबिक। और इसी तरीके से आगे चलता जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, तो थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेना यार, मैंने पहला एग्जांपल क्वाड्रेटिक का ले लिया था। अब यहां पे आते हैं ये कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब देखो अगर मैंने यहां पे खाली लिखा है 5x, तो ये तो एक ही टर्म है, तो हम इसको क्या बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, मोनो मतलब होता है एक, तो मोनोमियल एक ही टर्म है। अच्छा अगर मान लो यहां पे मैंने दो टर्म लिख दिया कि 5x प्लस 7, तो हम इसको क्या बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। अगर मान लो मैंने 3 टर्म लिख लिया, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो हम इसको क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, और इसी तरीके से बढ़ता जाता है। तो 3 हमने सबका देख लिया। ठीक है, तो ये हो गए अपने टाइप्स, और सारे हमने बेसिक टर्म्स को ना यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्या करते हैं, अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब देखो एक्सरसाइज सेट 2.1 बड़ा आसान है ये पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, फटाफट हो जाएगा ये क्वेश्चंस। तो अगर टर्म्स आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो एक्सरसाइज देखना आप खुद से कर लोगे। तो क्या बोला हुआ है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री याद है ना आपको, हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल, कई बार बोल चुका। तो यहां पे डिग्री कितनी हो जाएगी बताओ, हाईएस्ट पावर वेरिएबल के ऊपर 2 नहीं दिख रहा आपको, ये देखो 2। यहां पे बताओ डिग्री कितनी हो जाएगी, यहां पे 3 हो जाएगी। यहां पे डिग्री कितनी होगी, मैंने बताया था ना कि अगर डिग्री नहीं दिखे मतलब कांस्टेंट टर्म रहा, तो डिग्री कितनी हो जाती है 0। यहां पे बताओ कितना हो जाएगा डिग्री 1, क्योंकि जेड के ऊपर पावर कुछ नहीं लिखा है, तो क्या है ये 1 है। तो हमने डिग्री यहां पे कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। तो चलो एक काम करते हैं, डिग्री 1 वाला लिख देते हैं पहले। तो डिग्री 1 में क्या लिख दूं मैं, जैसे मान लो अपने मन से लिख दिया 7x। अच्छा ये इसको ना आंसर से मत मैच करना, ये वैरी नहीं करेगा, मतलब ये वैरी करेगा है ना, मैच नहीं करेगा क्योंकि अपने मन का है। अगला बताओ जिसमें डिग्री 2 होनी चाहिए, तो मैं लिख रहा हूं कि 7x स्क्वायर प्लस 5। अच्छा अब बोलता है कि डिग्री 3 वाला भी लिख दो, तो मैं फिर से लिख देता हूं कि 10x क्यूब प्लस 7x, जो मन कर रहा है मैं लिखते जा रहा हूं, प्लस 7। तो ये क्या हो गया, तीनों डिग्री के हमने आपको एक एक एग्जांपल लिख के बता दिया। अब क्या बोलता है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो एक्स स्क्वायर वाला देखो कहां है टर्म, ये रहा टर्म, और एक्स क्यूब वाला टर्म कहां पे है, ये। अब इन सब में ना आपको क्या बतानी है, इसके कोएफिशिएंट्स बताने हैं। मैं याद है मैंने बताया था कि कोएफिशिएंट लिखते समय माइनस को मत भूलना, साइन को मत भूलना। तो इसका क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट -3, और इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा +6। समझ गया ना, कोएफिशिएंट जब भी बोलता है तो हम लोगों को क्या करना होता है, हमको उसी टर्म में से
वो जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको हटा देना होता है। याद है ना आपको, एक्स स्क्वायर अगर बोला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो जो टर्म ढूंढो जिसमें एक्स स्क्वायर आता है और फिर एक्स स्क्वायर को हटा के सोचो कि क्या लिखा हुआ है वहां पे, तो +6। यहाँ पे एक्स क्यूब वाले टर्म में देखो वो क्या करेंगे कि एक्स क्यूब को हटा के सोचेंगे कि उस टर्म में और क्या बच गया, तो -3 बच गया, इसलिए उसका कोएफिशिएंट क्या है -3 एंड +6। यहां तक क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल दिस। तो जेड का कोएफिशिएंट कितना है? अरे जेड वाला टर्म तो है ही नहीं, दिख रहा है आपको, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 को कि 4z³ + 5z² - 11 ये पूछा था। तो देखो जेड वाला टर्म तो है नहीं, तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए ना कि जो टर्म मिसिंग हो, जैसे मैं इसको पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म में जानते हो क्या लिखूंगा, 4z³ 5z²। अब देखो जेड वाला टर्म नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, 0z - 11। जो भी टर्म नहीं है ना उसके साथ 0 लिख के ना वो चिपका सकते हो, ठीक है। तो 0 × z तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, इसलिए आपको इसमें नहीं दिख रहा है, मतलब यहां से यहां तक आने में मैंने कोई बदलाव नहीं किया है। अब मुझे बताओ कि z का कोएफिशिएंट कितना है, ये वाला टर्म में, यही टर्म है ना z वाला, तो इसमें कोएफिशिएंट कितना है, तो हम क्या बोलेंगे कि 0। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जो टर्म है ही नहीं इसमें उसका कोएफिशिएंट कितना होता है, 0, ठीक है। तो जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट कितना होता है, 0। अच्छे से दिमाग में बैठा लो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो यहां पे 5 है, बोलता है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, देखो 9x³ + 5x² - 8x - 10। इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है जिसमें वेरिएबल ना हो। देखो टर्म्स तो बहुत सारे हैं, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म और ये भी एक टर्म है, बट इस टर्म में ना एक कोई भी वेरिएबल ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, -10, ठीक है। साइन को मत भूलना, -10 यही है क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको ठीक से समझ में आया होगा। हमने बड़े अच्छे क्वेश्चन लिए हैं एग्जांपल्स वाले, है ना, वो भी मिस मत करना, स्किप करके मत देखा करो, ठीक है। आराम से देखो, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो ना, और क्लासरूम में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि चलो सर हट जाओ अब कुछ दूसरा पढ़ेंगे, ये नहीं होता है। वैसे ही आपको ना वीडियो लेक्चर को भी उसी तरीके से समझना है कि यार एक एक चीज देखनी है, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी मान लो आप भी रहा है तो भी उसको देख लो ना, देख के रिमाइंड कर लो, रिकॉल कर लो, ठीक है। तो यहां पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज में। सो थैंक यू वेरी मच।